एपिसोड 481 टू 490। अध्याय 481 139 म्याओ म्याओ अपहरण हवाई अड्डे पर हंगामा _3। इसी समय मोबाइल फोन की रिंगटोन बजी और यूनिया ने कॉलर आईडी देखी, अपने होंठ सिकुड़े और जवाब देने के लिए बाथरूम में चली गई। बातचीत का विषय स्पष्ट रूप से दो लोगों के सुनने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये फोन यान सोंग का था, जो यूनिया से पूछ रहा था कि वह क्या कर रहा है। यूनिया ने अपनी भौहें मलते हुए हंसते हुए कहा, अभी अभी नहाकर निकली हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। यूनिया ने चाहे कितनी भी शांति से इसे छिपाने की कोशिश की हो, यानसोंग को फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तुम्हारे साथ क्या गलत है? यूनिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। क्या गड़बड़ हो सकती है? उसने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है भाई यान, शुभ रात्रि। यानसोंग को प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना ही उसने झट से कॉल काट दिया। फोन को कसकर पकड़े हुए यूनिया का चेहरा गंभीर था। वह उम्मीद कर रही थी कि भाई यान को इस बारे में पता न चले। यानसोंग कटे हुए फोन को घूरता रहा, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। ये लड़की क्या कर रही है? यानसोंग बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। अचानक बिस्तर से उछलकर यानसोंग ने अपनी जैकेट पकड़ी और बाहर भाग गया। गाड़ी यून परिवार के गेट पर रुकी और यानसोंग ने यूनिया को फोन किया। 3 बार घंटी बजाने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर क्या वह सचमुच सो रही होगी? वह 1 घंटे तक कार में उसी तरह इंतजार करता रहा, जब तक कि पीछे से एक कार वापस नहीं आई और जी परिवार के हवेली में प्रवेश नहीं कर गई। वह यून शेन की कार थी। यानसोंग ने ठंडेपन से देखा, उसके होंठों के कोने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में बदल गए। यूनिया के पिता भी कोई अच्छे आदमी नहीं हैं। वे मकानों की कीमतों में बेतहाशा हेरफेर करते हैं, जनता की परवाह नहीं करते, बस एक मुनाफे के पीछे अंधा व्यापारी हैं। यान नानमो की इस यूनशेन के बारे में बहुत बुरी राय है। चूंकि वह यूनिया के पिता हैं, यानी होने वाले ससुर, इसलिए यानसोंग शायद उन्हें पसंद न करें, लेकिन उन्हें नाराज नहीं करेंगे। हालांकि उस आदमी ने यूनिया के पीछे एक हत्यारा भेजा था। क्या बेटा इस बात से अनजान हो सकता है? कुल मिलाकर ये यूनशेन भी एक सहयोगी है। यूनिया का परिवार कैसा है? जब भी यानसोंग इस बारे में सोचता, उसका दिल असहनीय रूप से दुखता था। फोन मेज पर पड़ा था, उस पर बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन यूनिया ने कभी जवाब नहीं दिया। 1 घंटे का विराम आया और यूनिया ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि भाई यान सो गया होगा। लेकिन उसी क्षण रिंगटोन फिर से बज उठी। यूनिया का दिल जोर से धड़कने लगा और कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने कॉल का जवाब दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, फोन से यानसोंग की आवाज आई। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, कुछ और कपड़े पहन लो और बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यूनिया ने फोन पकड़े हुए हाथ को और कसकर पकड़ लिया। भाई यान, मैं तो सो चुकी हूँ। अगर तुम सो रही थी तो फोन का जवाब कैसे दे सकती थी? अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो बस कह दो, उसने कुछ ठंडे स्वर में कहा। यूनिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं भाई यान की नज़रों से कुछ भी नहीं छिपा सकती, मैं घर पर नहीं हूँ। जी यूनिया, तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? यानसोंग की आवाज़ अब बेहद ठंडी हो गई थी। मैं हांगकांग में हूँ। यानसोंग की भौहें इतनी कसकर सिकुड़ी हुई थीं कि उनसे एक मक्खी भी कुचल सकती थी। बेहतर होगा कि तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यूनिया की बातें सुनने के बाद यानसोंग की आवाज़ सख्त हो गई। इतनी बड़ी बात हो गई है और तुमने मुझसे इसे छिपाने की हिम्मत की। जी यूनिया, तुम काफ़ी साहसी हो गई हो, है ना? भाई यान, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं बस नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। आप। कॉल अचानक कट गई। यूनिया के शब्द अचानक रुक गए। क्या भाई यान नाराज हैं? यूनिया शौचालय पर बैठी थी, अपने घुटनों को गले लगाए, अपना सिर उनमें छिपाए हुए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फट रहा हो। म्याओ म्याओ लापता है, शायद उसे बहुत सताया जा रहा है। वह अजनबियों से डरती है और अब कौन जाने वह कितनी डरी हुई होगी। ये सोचकर उसका मन हुआ कि वह यूनशू के टुकड़े टुकड़े कर दे। और भाई यान उससे नाराज था, अगर वह फिर कभी उस पर ध्यान ही न दे तो वह क्या करेगी? दरवाजे से निंग जिहुआ की आवाज़ आई, यूनिया, क्या तुम ठीक हो? यूनिया एकदम से जाग उठी। अब वह कैसे डर सकती थी? उसे म्याओ म्याओ को बचाना ही था। दरवाजा खोलते हुए यूनिया का भाव उदासीन था। कुछ नहीं हुआ जिहुआन, आज तुम परेशान थे, थोड़ी देर आराम करो। क्या हम दोस्त नहीं हैं? इस तरह बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? निंग जिहुआ की मुस्कान मासूम और गर्मजोशी भरी थी, मानो वह एक हंसमुख बड़े लड़के की तरह हो। सोफे पर बैठते हुए यूनिया हालांकि विचारों में डूबी हुई थी, शायद बहुत थकी हुई थी और उसे पता भी नहीं चला कि वह सो गई। निंग जिहुआन उसे बिस्तर पर ले गया। ये पहली बार था जब वह उसके इतने करीब था। उसका दिल उत्साह से उछल रहा था। वह इतनी हल्की महसूस हो रही थी, मानोपन की तरह भारहीन हो। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए और नींद में भी उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को देखते हुए निंग जिहुआन मुस्कुराए। उसे ध्यान से कंबल ओढ़ाकर वह बिस्तर के पास बैठ गया। उसकी निगाहें उसके सोते हुए चेहरे पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद यूनिया द्वारा सोफे पर छोड़ा गया फोन बज उठा। यूनिया को गहरी नींद में सोते देख निंग जिहुआ ने फोन उठाने के लिए पास जाकर देखा। कॉलर आईडी पर भाईयान का नाम दिख रहा था। निंग जिहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। अध्याय 482 139 म्याओ म्याओ अपहरण हवाई अड्डे पर हंगामा _4। फोन करने वाला लगातार फोन करता रहा और उसने दोबारा फोन किया। इस समय अंकल चांग, जो अब तक अदृश्य बने हुए थे, बोले, शायद ये मैडम से जुड़ा कोई ज़रूरी मामला हो। यंग मास्टर निंग, क्या आप इसका जवाब देने में मेरी मदद कर सकते हैं? निंग जिहुआ ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर एक भारी आवाज़ आई, मैं अभी अभी विमान से उतरा हूँ। तुम अभी कहाँ हो? निंग जिहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, और आप कौन हैं? फ़ोन पर एक पुरुष था। यानसोंग चौंक गया। उसे लगा कि कहीं उसने गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया।
उसने दोबारा स्क्रीन पर देखा, कोई गलती नहीं थी, वाकई यूनिया ही थी। मैं यूनिया का प्रेमी हूँ। आप कौन हैं? यानसोंग का लहजा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। निंगजिहुआन हल्के से हंसते हुए बोला, क्या संयोग है, मैं भी यूनिया का प्रेमी हूँ। यानसोंग की सांस अटक गई। क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? जाहिर है, पुरुष मित्र। जब तक कि आप गलतफहमी पैदा करने पर अड़े न हो, उस स्थिति में मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानसोंग, जो पहले से ही खराब मूड में थी, उस व्यक्ति के शब्दों से और भी ज़्यादा परेशान हो गई। प्रेम में एक और प्रतिद्वंद्वी। म्याओ म्याओ, क्या तुम मुझे थोड़ी राहत नहीं दे सकती? तुम अभी कहाँ हो? यानसोंग ने शांत भाव से पूछा। निंगजिहुआन ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया और फ़ोन रखने से पहले होटल के कमरे का नंबर बता दिया। कौन फ़ोन कर रहा था? अंकल चांग ने पूछा। निंगजिहुआन फर्श से छत तक फैली खिड़की की ओर बढ़ा, उसके पतले होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। वह कहता है कि वह यूनिया का प्रेमी है। बॉयफ्रेंड बनने के बारे में क्या ख्याल है? उनकी अभी शादी नहीं हुई है, यह एक उचित प्रतिस्पर्धा है। यूनिया बेहद प्रतिभाशाली है और बचपन से ही वह उसकी देवी रही है। उसका दिल जीतने की कोशिश न करना मूर्खता होगी। निंगजिहुआन को बॉयफ्रेंड कहलाने में कोई आपत्ति नहीं थी, अगर उसे पति भी कहा जाता तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार ये तो बस खोखले नाम हैं। मायने तो यही रखता है कि आखिरकार उसका दिल कौन जीतता है। दरवाजे की घंटी बजने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। अंकल चांग जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गए। दरवाजे पर एक युवक ग्रे कोट पहने खड़ा था, लंबा और सीधा, किसी चित्र की तरह सुंदर लेकिन यात्रा से थका हुआ लग रहा था। आप जरूर यंग मास्टर यान होंगे, मिस के प्रेमी। नमस्कार नमस्कार, मैं अंकल चांग हूँ। अंकल चांग ने उत्साह से अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्कार अंकल चांग, मैंने यूनिया को आपके बारे में बात करते सुना है। यानसोंग ने हल्के से हंसते हुए हाथ मिलाते हुए कहा। अंकल चांग को इस युवक के बारे में पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छी छाप पड़ी। सुंदर, लंबा, उत्कृष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मिस के प्रति अच्छा व्यवहार करता था। अंकल चांग को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दामाद का मूल्यांकन कर रहे हों, और जितना अधिक वह उन्हें परखते गए उतना ही अधिक वह संतुष्ट होते गए। यानसोंग यूनिया के करीब रहने वाले सभी लोगों के प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करता था, जो उसके सामान्य घमंड से बिल्कुल अलग था। जाहिर तौर पर ये लोगों का दिल जीतने का एक तरीका था। यूनिया कहाँ है? यानसोंग ने अंदर आते हुए पूछा। यह एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था, जिसमें एक अलग लिविंग रूम और बेडरूम था। यानसोंग ने खिड़की के पास खड़े युवक को तुरंत पहचान लिया। उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसका शरीर दुबला पतला था। युवक मुड़ा, उसकी मुस्कान मासूम और भोली भाली लग रही थी। मास्टर यान, आशा है आप ठीक होंगे। यानसोंग ने उन आंखों में एक छिपी हुई चुनौती और महत्वाकांक्षा को महसूस किया। ये चुनौती उन्हीं के लिए थी और महत्वाकांक्षा स्पष्ट थी। तो ये वही था, तीसरे युवा मास्टर निंगजिहुआन। सचमुच वह भेस बदल कर आया हुआ भेड़िया है। यानसोंग ने आंखें सिकोड़ते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, तो ये तीसरे मास्टर निंग हैं। क्या आप यूनिया के दोस्त हैं? निंगजिहुआन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। मास्टर यान को बहुत कुछ नहीं पता है। यानसोंग को बहस करने की कोई परवाह नहीं थी और वह सीधे बेडरूम में चली गई। बड़े पलंग पर लेटी यूनिया की भौहें सिकुड़ी हुई थी, उसकी नींद खराब हो रही थी। वह बीच बीच में म्याओ म्याओ को बुलाती, फिर भाई यानसोंग को ये बात बेहद परेशान करने वाली लगी। उसके बगल में लेटकर उसने उसे गले लगाया और धीरे से उसके माथे पर चुंबन किया। नादानी बच्ची, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी तुमने मुझसे यह बात छुपाई। देखते हैं बाद में मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। शायद उस परिचित गंध को महसूस करते हुए यूनिया धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ देर बाद यानसोंग उठकर चाचा चांद को ढूंढने और स्थिति को समझने के लिए बाहर गया। मामला जटिल लग रहा था और जाहिर तौर पर इसमें विदेशी ताकतों की संलिप्तता थी। उसके विचार यूनिया के विचारों से मेल खाते थे। दुश्मन निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ आया था। हालांकि उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। क्या दुश्मन पूरी तरह से अनभिज्ञ हो सकता है? एक कठिन लड़ाई अपरिहार्य प्रतीत हो रही थी। तभी अचानक शयनकक्ष से यूनिया की आवाज़ आई। यानसोंग दौड़कर अंदर आ गया। निंगजिहुआन भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि चाचा चांद ने उसे तुरंत रोक दिया। वे प्रेमी हैं, तुम उनका पीछा क्यों कर रहे हो, यंग मास्टर निंग? निंगजिहुआन ने अपने होंठ सिकुड़े और नाखुश चेहरे के साथ सोफे पर बैठ गई। अंकल चांद ने हंसते हुए कहा, युवा मास्टर निंग, क्या आप हमारी मिस को पसंद करते हैं? निंगजिहुआन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? बिल्कुल स्पष्ट, मुस्कुराते हुए अंकल चांद ने कहा, यद्यपि यंग मास्टर निंग भी उत्कृष्ट हैं, लेकिन मुझे आपको ये सलाह देनी होगी कि आप मास्टर यान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। निंगजिहुआन ने हंसते हुए कहा, देखते हैं। यूनिया ने सपना देखा कि म्याओ म्याओ के साथ कुछ भयानक घटित हो गया है। वह चीखते हुए जाग उठी। उसके बीते जीवन की परछाई हमेशा उसका पीछा करती रहती थी। उसे म्याओ म्याओ को फिर से खोने का डर सता रहा था। वह जरूर पागल हो जाएगी। अध्याय 483 139 म्याओ म्याओ अपहरण। हवाई अड्डे पर हंगामा _5। कोई झट से अंदर आया और उसे गले लगा लिया, साथ ही धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। यूनिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसकी दृष्टि में उस युवक का विशिष्ट और सुंदर चेहरा था, जो तराशा हुआ सा लग रहा था, मानो उसे गहन और कलात्मक रूप से गढ़ा गया हो। भाई यानसोंग ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, नासमझ लड़की, इतनी गंभीर बात हुई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम अब भी मुझे अपना आदमी मानती हो? यूनिया के गाल हल्के से लाल हो गए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन अंत में उसने उसे कसकर गले लगा लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाई, मुझे डर था कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी, माफ करना, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। क्या इससे मेरी चिंता और भी नहीं बढ़ जाती? तुम अब भी मेरे सामने झूठ बोलना चाहते हो? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? यूनिया ने इसे जाने दिया। यानसोंग कुछ सोचते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, बाहर खड़ी उस निंगजिहुआ का क्या मामला है?
जिहुआन मेरा दोस्त है, उसके अपने तरीके हैं, मैंने उससे मदद मांगी। यूनिया ने उसकी आवाज़ में बेचैनी महसूस की और हंसे बिना नहीं रह सकी, कहीं तुम जलन तो नहीं कर रहे? यानसोंग ने चिढ़कर कहा, तुम क्या सोचते हो? यूनिया उसके आलिंगन में और भी गहराई से सिमट गई। मुझे तुम्हें थोड़ी सुरक्षा देने दो। यानसोंग ने अपने होठों को थोड़ा सिकुड़ते हुए धीरे से पूछा, म्याओ म्याओ का अपहरण किसने किया था? यूनिया चुप रही। यानसोंग ने उस पर दबाव नहीं डाला, बल्कि सही समय का इंतजार किया। अचानक यूनिया बोल पड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये युनशू का ही काम होगा, जो म्याओ म्याओ का इस्तेमाल करके मुझे धमका रही है। वह ऐसा ही कुछ करती है। उसका अनुमान यानसोंग के अनुमान से मेल खाता था। ये युनशू, वह सचमुच घृणित है। अगर म्याओ म्याओ को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़े। यूनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, म्याओ म्याओ ठीक हो जाएगी। युनशू ने इस बार हद पार कर दी थी, अब वह उसे और कोई मौका नहीं देगी। अब समय क्या है? यानसोंग ने समय देखा, सुबह के 1 बज रहे हैं। भाई यान, मुख्य भूमि से आने के दौरान आपको शायद अच्छी नींद नहीं आई होगी। अभी 4 घंटे का सफर बाकी है, आपको थोड़ी और नींद ले लेनी चाहिए। यानसोंग उसे बाहों में भरकर लेट गया और बोला, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। यूनिया ने सिर हिलाया। वह उसकी बाहों में सिमट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एक यात्री विमान 10,000 मीटर की ऊंचाई पर आकाश में सुचारू रूप से उड़ान भर रहा था। बिजनेस क्लास के केबिन में एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां से गुजरी और उसने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक खिड़की वाली सीट पर ऊँघ रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे, मानो वह किसी परेशानी में हो। विमान में चढ़ने के बाद से ही वह युवक सो रहा था और अब 7-8 घंटे बीत जाने के बाद भी वह नहीं जागा था। फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह झुककर पूछने लगी, सर सर। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उस युवक के बगल में बैठे काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने उसे ऐसी ठंडी नज़र से देखा कि वह इतनी चौंक गई कि उसने एक बड़ा कदम पीछे ले लिया। मेरे छोटे मालिक थके हुए हैं और उन्हें और नींद की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे, उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, ठीक है। फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से चली गई। काले कपड़े पहने दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कितना लंबा? 3 घंटे। हवाई अड्डे पर सब कुछ व्यवस्थित है, हमें लेने के लिए कोई आएगा। आप बाकी लोगों को लेकर पहले चले जाए, मैं उनका ध्यान भटका लूंगा, समझा? फ्लाइट अटेंडेंट को यह यकीन होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे दोनों बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहे थे। उसने उनकी गर्दन और बाहों पर बड़े बड़े टैटू देखे, जो आम लोगों में नहीं पाए जाते। लेकिन क्या वे किसी अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी के अंगरक्षक हो सकते हैं? ये बात तर्कसंगत लगती है। हालांकि इस फ्लाइट अटेंडेंट ने विमानों में हर तरह के लोगों को देखा था और उसकी अंतरात्मा ने उसे कुछ गड़बड़ महसूस कराई। उसने अपने सुपरवाइजर को इसकी सूचना दी, जिसने उसे बेवजह समस्या पैदा करने के लिए फटकार लगाए। वे यात्रियों को नाराज करके उसके परिणामों का सामना नहीं कर सकते थे। फ्लाइट अटेंडेंट परेशान थी। सुपरवाइजर तो बस परेशानी से बचना चाहती थी, लेकिन अगर उसका शक सही निकला और वे लोग आतंकवादी निकले या वह युवक किसी का अपहरण किया हुआ बंधक निकला तो क्या होगा? हे भगवान, जितना ज्यादा वह सोचती उतना ही यह बेतुका लगता। उसने सुपरवाइजर के कहे अनुसार अपने गालों पर थप्पड़ मारा। वह सचमुच मुसीबत मोल ले रही थी। यह उसकी 2 दिन की छुट्टी से पहले की आखिरी उड़ान थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाकर अपने माता पिता से मिलने की योजना पहले ही बना ली थी। ये सोचकर उसे खुशी महसूस होने लगी। घुटनों के बल लेटे युवक की उंगलियां थोड़ी सी फड़क उठी, एक बहुत छोटी सी हरकत जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी को जम्हाया आए। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो वह युवक अभी भी गहरी नींद में सो रहा था और उसने अपने साथी से कहा, मैं थोड़ी देर झपकी लेने जा रहा हूँ, तुम पहरा देते रहो, चिंता मत करो। वह बेहोशी की दवा बहुत असरदार है, वह निश्चित रूप से नहीं जागेगा। एक को नींद आ गई जबकि दूसरा बार बार जम्हाई लेने लगा और ऊँघने लगा। उस युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जो क्रिस्टल की तरह साफ, किसी भी अशुद्धता से रहित, निर्मल और पारदर्शी थीं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर उन दोनों आदमियों की ओर देखा जो सोए हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने खिड़की से बाहर घोर अंधेरे आकाश की ओर देखा। बादल गहरे और मनमोहक अंधेरे में छिपे हुए थे। अध्याय 484 139 म्याओ म्याओ अपहरण हवाई अड्डे पर हंगामा _6। या वे बुरे लोग हैं, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। कांच के दर्पण में युवक का कोमल और सुंदर चेहरा एक सुंदर और पवित्र चित्र की तरह प्रतिबिंबित हो रहा था। लेकिन खिड़की के बाहर घने काले बहते बादलों में यह विशेष रूप से अंधेरा और भारी लग रहा था। अचानक उनमें से एक आदमी चौंक गया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन देखा कि युवक अभी भी खिड़की से टिका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था और उसने ठंडे लहजे में उपहास किया, घबराने की क्या बात है, बेहोशी की दवा इतनी असरदार है कि उसके जागने का कोई चांस ही नहीं है, और अगर वह जाग भी गया तो एक बहरा गूंगा बेवकूफ़, क्या उसे पता भी होगा कि भागना कैसे है? वे तिरस्कार के भाव से फिर से सो गए। इस समय तक विमान के उतरने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। समय समय पर दोनों युवक की ओर देखते रहे, जो गहरी नींद में सो रहा था और जागने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, और विमान जल्द ही उतरने वाला था। उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेते हुए बोला, तुम उस पर नजर रखो, मैं शौचालय जा रहा हूँ। सुबह के 5 बज चुके थे। यही वो समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा नींद में होते हैं। युवक पर एक नज़र डालने के बाद ये सोचते हुए कि दूसरा इतनी गहरी नींद में सो रहा है, कुछ नहीं होगा, उन्होंने भी नींद में अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 मिनट बाद शौचालय गया हुआ आदमी लौटा, खाली सीट देखी और हैरानी से घूरते हुए सिर नीचे करके सो रहे आदमी को लात मारी। बच्चा चला गया और तुम अभी भी सो रहे हो? वह आदमी अचानक चौंक कर जाग गया। क्या वह अभी यही नहीं था? खाली सीट को घूरते हुए वह हक्का बक्का रह गया।
कहाँ है वह? आप मुझसे पूछते हैं तो मैं किससे पूछूं? बस खड़े मत रहो, जाओ उसे ढूंढो, वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मेरे लिए उसे ढूंढो, अगर हम उसे खो देते हैं तो हम दोनों का अंत अच्छा नहीं होगा। दोनों अलग अलग हो गए, एक बाईं ओर गया, दूसरा दाईं ओर। इसी क्षण लाउडस्पीकरों से घोषणा की मधुर आवाज़ सुनाई दी। विमान उतरने ही वाला था और यात्रियों को उतरने की तैयारी करने के लिए याद दिलाया गया। एक आकृति सीट के नीचे से रेंग कर बाहर निकली, दाएं बाएं देखा और पास बैठे यात्रियों की अजीब निगाहों के बीच उसने अपना कॉलर सीधा किया और ऐसे चला गया जैसे कुछ गड़बड़ हुई ही ना हो। फ्लाइट अटेंडेंट जियाओ यंग अभी ब्रेक रूम से बाहर ही निकली थी कि उसने उस हटे कट्टे आदमी को देखा जिसने पहले उसे धमकाया था। वह तेजी से उसकी ओर आ रहा था, उसकी आंखें उत्सुकता से कुछ खोज रही थीं। उसकी आंखें झपकी और वह वापस ब्रेक रूम की ओर मुड़ गई। उस आदमी के चले जाने के बाद उसने दरवाजे के पीछे से झांका और उसी क्षण उसने एक युवक को वहां से गुजरते देखा। जियाओ यंग ने हैरानी से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम। युवक ने सुंदर लिखावट में लिखी एक पंक्ति वाला नोट निकाला। मेरा अपहरण हो गया है, मुझे बचाओ। शाओ यंग थोड़ी देर रुकी, फिर जल्दी से चारों ओर देखा और युवक को अंदर खींच लिया और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गंभीर भाव से उसकी ओर मुड़ते हुए जियाओ यंग ने कहा, क्या सचमुच तुम्हारा अपहरण हो गया है? उसने देखा कि युवक उसके मुंह को घूर रहा है और उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम बोल नहीं सकते? युवक ने सिर हिलाया और फिर एक और पहले से लिखा हुआ नोट निकाला। वे दोनों बुरे लोग हैं, वे मुझे नहीं ढूंढ सकते। शाओ यंग ने मन ही मन सोचा कि वह युवक कितना सुंदर है। अफसोस की बात है कि वह गूंगा है, स्वर्ग के उपहार की कितनी बर्बादी है। लेकिन ये सब सोचने का समय नहीं था। उसने कहा, मैं अभी एयर मार्शल को ढूंढने जाती हूं ताकि इन बदमाशों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। युवक ने सिर हिलाया और जल्दी से अपनी जेब से कागज और कलम निकाल कर लिखा, कोई फायदा नहीं, आपको बस मुझे विमान से उतरने में मदद करनी है, उसके बाद मैं कुछ सोच लूंगा। मेरी बहन बहुत ताकतवर है, वह आपको इनाम देगी। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ यंग ने दांत पीसते हुए सहमति जताई, ठीक है। उसने एक दरवाजा खोला, ये भंडारगृह है, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम अभी यहीं छिप जाओ, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। युवक बिना किसी झिझक के भंडारगृह में चला गया। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई, ये बंद क्यों है? अंदर कौन है? मैं हूँ। शियाओ यंग ने दरवाजा खोला। सुपरवाइजर ने नाराजगी से उसकी ओर देखा और पूछा, दरवाजा बंद करके तुम अंदर अकेले क्या कर रही हो? शाओ यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस कपड़े बदल रही थी। फिर उसने झट से बात बदलते हुए कहा, विमान उतरने ही वाला है, चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। दोनों व्यक्तियों ने हर जगह खोजबीन की लेकिन कोई नहीं मिला। वे तेजी से घबराते जा रहे थे, तभी विमान पूरी तरह खाली हो गया और वायुसेना के मार्शल, जो असमंजस में दिख रहे थे, ने उन दोनों को देखा। किसी गड़बड़ी के डर से वे अनिच्छा से विमान से उतर गए। बंधक को खोने के बाद वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें किस तरह के तूफान का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि वे दोनों व्यक्ति अपने संपर्क व्यक्ति से मिल पाते, उन्हें जबरन ले जाया गया। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज के अंदर उन दोनों व्यक्तियों को लाया गया। वो व्यक्ति कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? यूनिया ने ठंडे स्वर में पूछा। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें नहीं पता। ये देखकर कि वे ताबूत देखे बिना राज नहीं खोलेंगे, यूनिया ने गहरी सांस ली और अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू प्रकट हुआ और वह उनकी ओर चलने लगी। दोनों आदमी घबराकर चुप हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कहाँ से आ गई है। वो मुसीबत जैसी लग रही थी, लेकिन उन्हें सच में पता नहीं था। अध्याय 485 139 म्याओ म्याओ अपहरण। हवाई अड्डे पर हंगामा _7। यानसोंग ने यूनिया को पकड़ लिया और उसके हाथ से छोटी सी छुरी छीनते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, मुझे पूछने दो। बैंग। निंग जिहुआ ने बिना कुछ कहे बेरहमी से एक आदमी की छाती पर लात मारी, जिससे वह आदमी दर्द से कराहते हुए अपने माता पिता को पुकारने लगा। अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तुम्हारी नसें निकाल लूंगा और तुम्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक दूंगा। निंग जिहुआ की आवाज़ बहुत कोमल थी, फिर भी उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे सच में नहीं पता, उड़ान के दौरान हमने एक पल के लिए उससे नज़र हटाई और वह भाग गई, हम भी उसकी तलाश कर रहे हैं। निंग जिहुआ की निगाहें और भी तीव्र हो गईं, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मानो या न मानो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। ये व्यक्ति किसी शैतान की तरह भयानक था, लेकिन वास्तव में उसे कुछ पता नहीं था। बेन को पूरा यकीन था कि म्याओ म्याओ इन दोनों के पीछे पीछे विमान में चढ़ी थी, लेकिन जब विमान उतरा और वह गेट पर था तो उसने म्याओ म्याओ को कहीं नहीं देखा। पहले तो यूनिया को लगा कि ये दोनों जानबूझकर उसे गुमराह कर रहे हैं और हो सकता है कि उस व्यक्ति को बहुत पहले चुपके से ले जाया गया हो। अचानक वह खड़ी हो गई और बोली, म्याओ म्याओ अभी भी विमान में ही होगी। यानसोंग ने कहा, हम अभी उसकी तलाश करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट मैनेजर उन दोनों को एक विशेष मार्ग से बाहर ले गया और यह सब यानसोंग की बदौलत संभव हुआ। उसका एक चचेरा भाई था जिसने इस एयरलाइन के शेयर खरीदे थे। उसके एक फ़ोन कॉल पर ही समर्पित कर्मचारी उन्हें आगे जाने की अनुमति दे देते थे। पूरे विमान की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें म्याओ म्याओ की एक झलक तक नहीं मिली। विमान में मौजूद सभी फ्लाइट अटेंडेंट को इकट्ठा करो, यूनिया ने गहरी आवाज़ में आदेश दिया। मैनेजर ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सभी को इकट्ठा कर लिया। जल्द ही सभी फ्लाइट अटेंडेंट इकट्ठा हो गए। यूनिया ने अपने सामने बैठी खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट की पंक्ति पर एक नज़र डाली, उसकी निगाहें जल्दी से उनके चेहरों पर घूम गईं। उसने एक तस्वीर निकाली और ठंडे लहजे में पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? दूसरी पंक्ति के अंत में खड़ी एक युवती ने आश्चर्य का भाव दिखाया, जिसे यूनिया ने बखूबी कैमरे में कैद कर लिया। यूनिया ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इधर आओ। लड़की ने अपना सिर झुकाया और आगे बढ़ी और यूनिया ने धैर्य खोते हुए सीधे सीधे पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? लड़की ने अपना सिर हिलाया और यूनिया ने ठंडे लहजे में कहा, वह मेरा भाई है।
शाओ यंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और सामने खड़ी लड़की को देखकर उसे लड़के से उसकी शक्ल में सचमुच 5-6 बिंदुओं की समानता नजर आई। उसे लड़के की कही बात याद आई कि उसकी बहन बहुत शक्तिशाली है और वह उसे जरूर सबक सिखाएगी। शाओ यंग ने मन ही मन सोचा, उसकी बहन वाकई बहुत शक्तिशाली है, एयरलाइन कंपनी में बेधड़क हुक्म चलाती है। मैंने उसे सचमुच देखा था, उसने मुझे बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसने मुझसे उन लोगों की निगरानी से बचने में मदद करने के लिए कहा। जियाओ यंग ने सच कहा? यूनिया ने जोर देकर पूछा। तो वह अब कहाँ है? शाओ यंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने उसे हमारे स्टाफ की वर्दी पहना दी है। उसने कहा कि हवाई अड्डे के बाहर जरूर लोग नजर रख रहे होंगे और उसे दोबारा पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने मुझसे उसके लिए छिपने की सुरक्षित जगह ढूंढने को कहा। उसने कहा कि उसकी बहन उसे जरूर ढूंढ लेगी और मैं अब तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। यूनिया, ये जानते हुए कि म्याओ म्याओ इतनी चतुर है कि वह निश्चित रूप से खुद ही खतरे से बचने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी, उत्साह से यानसोंग का हाथ पकड़ लिया। ये बहुत अच्छा है, म्याओ म्याओ सुरक्षित है। यानसोंग ने म्याओ म्याओ के कंधे पर थपथपाते हुए सोचा कि वह दिमागी तौर पर उतनी तेज नहीं है ना? मूक बधिर होने के बावजूद वह इतनी चतुराई से काम करती है। या फिर 10 साल बाद म्याओ म्याओ की बुद्धि में विकास हो गया था। शाओ यंग, यूनिया और यानसोंग को स्टाफ विश्राम क्षेत्र में ले गई, जहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अस्थायी रूप से आराम कर सकते थे। दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए शाओ यंग ने बाथरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे वहां छिपा दिया है। यूनिया झटपट चलकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर बोली, म्याओ म्याओ। बाथरूम खाली था। यूनिया का दिल अचानक बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। शाओ यंग ने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? मेरे जाने से ठीक पहले मैंने उसे स्पष्ट रूप से यहीं छिपाया था और उसने सहमति में सिर हिलाया था। यूनिया ने एलन को फोन किया, टीदोसी क्षेत्र में निगरानी की जांच पर ध्यान केंद्रित करो, म्याओ म्याओ फिर से यहीं कहीं गायब हो गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको अपना नया विकसित किया गया चेहरा पहचानने वाला सिस्टम दिखाता हूँ। चेहरा अपलोड कीजिए और सिस्टम अपने आप निगरानी के जरिए स्कैन करके लक्ष्य पर लॉक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद एलन ने एक संदेश भेजा, वह व्यक्ति अब हवाई अड्डे के हॉल में है, कप्तान की वर्दी पहने हुए, लगभग 1 मीटर 8-2 इंच लंबा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, देखकर लगता है कि तुम भाई बहन हो। एलन की लगातार बकबक फोन पर सुनाई दे रही थी। यूनिया यानसोंग को घसीटते हुए एयरपोर्ट हॉल की ओर ले गई। शाओ यंग क्षण भर के लिए रुकी और फिर जल्दी से उसके पीछे चल दी। हालात अच्छे नहीं हैं, वह बंदूकधारी खतरनाक लोगों के एक समूह से घिरा हुआ है। म्याओ म्याओ एक बार फिर अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंस गया है। यूनिया ने अपने होंठ काटे और बेतहाशा दौड़ने लगी। भागते हुए उसने अंकल चांग और निंग जिहुआन को फोन किया। म्याओ म्याओ हवाई अड्डे के हॉल में है, हवाई अड्डे के कर्मचारियों की वर्दी में, खतरनाक लोगों से घिरी हुई है। म्याओ म्याओ को गलती से चोट पहुंचाने से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करें, ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें खो न दें। अध्याय 486 139 म्याओ म्याओ अपहरण हवाई अड्डे पर हंगामा _8। यूनिया की ताकत उतनी नहीं थी कि कुछ कदम चलने के बाद ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यानसोंग ने उसे पकड़ा और पलक झपकते ही अपनी पीठ पर उठा लिया। मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लो। दौड़ते समय यूनिया के सीने में दर्द हो रहा था और उसने अनजाने में ही अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया, जल्दी से सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। यानसोंग उसे उठाकर सहजता से दौड़ने लगा, उसका फुर्तीला शरीर हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। शाओ यंग ने उन दोनों को पलक झपकते ही गायब होते देखा और वह खुद को रोक नहीं पाए और हौंफते हुए दीवार से टिक गई। इस समय हवाई अड्डे का हॉल अभूतपूर्व रूप से गुलजार था, हर तरफ लोग मौजूद थे, जिनके हाथों में बैनर थे और वे एक व्यक्ति के नाम का जयकारा लगा रहे थे। संगीत जगत में नई पीढ़ी के लोग गायक माई जेंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस के प्रसारण के बाद रातों रात मशहूर हो गए थे। उनके प्रशंसकों को खबर मिली थी कि वह सुबह सुबह एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए मुख्य भूमि लौट रहे हैं, इसलिए वे उन्हें विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंच गए थे। माई जेंग सादे लेकिन स्टाइलिश कपड़ों और धूप के चश्मे में नजर आए, लेकिन उनके उत्साही प्रशंसकों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। चीख पुकार की लहरें बढ़ती चली गईं। माई जेंग को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला था कि उत्साही प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। वे ऑटोग्राफ और तस्वीरें चाहते थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, उनमें मीडियाकर्मी भी शामिल थे जो खबर सुनकर आए थे। माई जेंग अभी अभी जागा था। स्वभाव से चिड़चिड़ा होने के कारण अब उसका गुस्सा और आसपास का शोर उसे बेकाबू कर रहा था। तभी उसके मैनेजर ने उसे जोर से चुटकी काटी। उसने दांत भींचकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और अपने प्रशंसकों की फरमाइशें पूरी करने लगा। लोग भीड़ का अनुसरण करना पसंद करते हैं। किसी सेलिब्रिटी को देखते ही, चाहे वे उसे पहचाने या ना पहचाने, सब लोग उसके आसपास जमा हो जाते थे। ये सुनकर कि वह माई जेंग है, चाहे वह खुद हो या उसका पिता, वे उस समय चर्चा का विषय बन जाते थे। परिणामस्वरूप अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते चले गए, यहाँ तक कि जगह इतनी ठसाठस भर गई कि उसे सार्डिन मछली की तरह भरा हुआ कहा जा सकता था। किसी सेलिब्रिटी को विदा करने आए प्रशंसकों से मिलने की उम्मीद न करते हुए समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप एक तरफ से निकल जाने की तैयारी की और उस युवक को अपने साथ ले गए। उन तीनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। एक आसपास के माहौल पर नजर रखता था, दूसरा उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और तीसरा निगरानी का प्रभारी था। वह युवक तीनों से घिरा हुआ था और उसने पायलट की वर्दी पहन रखी थी, जो काफी ध्यान खींचने वाली थी। लेकिन इस समय सबका ध्यान माई जेंग पर था और किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। माई जेंग आखिरकार भीड़ से बाहर निकला और पीछे मुड़कर उस भीड़ को देखा जो अभी भी ऑटोग्राफ और फोटो के लिए बेताब थी। वह कड़वी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह भाग गया था और फिर भी लोग उससे कुछ चाहते थे। उसने निचोड़ने से सिकुड़े हुए कपड़ों को थपथपाया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह ध्यान नहीं दे रहा था कि वह कहाँ जा रहा है और अचानक किसी से टकरा गया। मुझे माफ करना। उसने जैसे ही ऊपर देखा, दूसरे की ठंडी निगाहों से चौंक गया।
स्वभाव से वह कोमल था और अब गुस्से से भरा हुआ था जिसे निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी और इस व्यक्ति को उससे टकराना ही था। माई झेंग ने उसकी ओर इशारा करते हुए गाली दी, क्या घूर रहे हो? घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत माई झेंग की कलाई मरोड़ दी, जिससे वह चीख उठा, आह! मदद करो। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि उसने तुरंत ही दीवाने प्रशंसकों के समूह का ध्यान आकर्षित कर लिया और कुछ ही क्षणों में वे चारों ओर से घिर गए। हमारी माई झेंग को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? जी जान से जी मत जीना। अपने चहेते को धमकाते देख प्रशंसकों ने बिना सोचे समझे तीनों के सिर पर अपने बैग फेंक दिए, जिससे वे पल भर के लिए अचंभित रह गए। ये कैसी स्थिति थी? बस करो, माई झेंग की कलाई मरोड़ने वाले ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में डूबे और तर्क को त्यागते हुए प्रशंसकों ने और भी अधिक जोर से हमला किया। माई झेंग ने अपनी बाहें मोड़ी और संतुष्टि भरी निगाहों से उस व्यक्ति को देखा। मुझसे लड़ने की कोशिश करने का यही नतीजा होना चाहिए था। तभी उसे उन तीनों द्वारा सुरक्षित रखे जा रहे व्यक्ति का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। वह व्यक्ति भी उस शोर शराबे से प्रभावित था और काफी शर्मिंदा लग रहा था। उस युवक को अपना सिर पकड़े हुए देखकर माई झेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? माई झेंग की बचपन से ही याददाश्त बहुत अच्छी थी और उसने उस युवक को तुरंत पहचान लिया और हैरानी से बोली, ये तो जी यूनमियाओ है। वे दोनों बचपन में एक शो में साथ आए थे। एक लड़का दूसरे से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वह बहरा और गूंगा था और हमेशा उसे तंग करने के तरीके ढूंढता रहता था। लेकिन वह लड़का बहुत मजबूत था और चाहे उसे कितना भी तंग किया जाए वह कभी नहीं रोता था। लेकिन अंत में उस लड़के की बेहद सुरक्षात्मक बहन ने उसे करारा सबक सिखाया। ये सोचकर माई झेंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर जी यूनमियाओ यहाँ थी तो उसकी बहन जी यूनिया कहाँ थी? काले कपड़े पहने उस आदमी को बुरी तरह पीटा गया और अचानक वह चिल्लाया, बंदूक निकाली और आसमान में एक गोली चला दी। एक जोरदार धमाके के साथ दुनिया सन्नाटे में डूब गई। फिर लोगों को बेतहाशा पीट रहे प्रशंसकों का समूह बेजान होकर चीखने लगा और चारों दिशाओं में तितर बितर हो गया। यानसोंग, जो अभी अभी हॉल में दौड़कर आया था, गोली चलने की आवाज़ सुनकर थम गया। यूनिया की सांसें थम गईं और उसकी उंगलियां यानसोंग के कंधे की मांसपेशियों में कसकर धंस गईं। म्याओ म्याओ। अध्याय 487। पतन के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 सनसनीखेज खबरें। माई झेंग का दिल कांप उठा। एम्मा, ये लोग सच में अपनी काबिलियत छिपा रहे थे। मुझे शांत रहकर पहले ही चले जाना चाहिए था। प्रशंसक अपने सिर ढांकते हुए और चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। एक पल के लिए हवाई अड्डे का टर्मिनल पूरी तरह से अफरा तफरी में डूब गया। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जी यूनमियाओ को कॉलर से पकड़ लिया और उसे तेजी से लेकर हवाई अड्डे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। अचानक यूनमियाओ ने उसकी बांह पर काट लिया। वह आदमी दर्द से कराह उठा और उसने बांह छोड़ दी और यूनमियाओ भागने के लिए मुड़ गई। उस आदमी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं और उन तीनों ने उसका पीछा करने के लिए एक घेरा बना लिया। यहाँ तक कि धीमी प्रतिक्रिया देने वाली माई झेंग भी अब समझ गई थी कि जी यूनमियाओ का अपहरण किया जा रहा था। उसने अपने थैले से एक भाला निकाला और उस आदमी के पैर पर फेंक दिया। वह भाला चलाने में माहिर था। उसने सटीक निशाना लगाया और भाला उस आदमी के पैर में जा लगा, जिससे वह लगभग लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। वह मुड़ा और उसे गुस्से से घूरने लगा। अब प्राथमिकता बंधक को खोने से बचाना था, इसलिए उसके पास माई झेंग से निपटने का समय नहीं था और उसने तुरंत जी यूनमियाओ का पीछा किया। अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद यूनमियाओ मछली की तरह फुर्ती से दौड़ता था, भीड़ में गोता लगाता था और पल भर में गायब हो जाता था। उसी क्षण हवाई अड्डे की सुरक्षा और सशस्त्र पुलिस विशेष बलों को तैनात कर दिया गया। तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से हवाई अड्डे से निकल गए। माई झेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जी यूनमियाओ के पीछे चलने लगी। गोलीबारी की आवाज़ से लोगों में दहशत फैल गई। हवाई अड्डे का टर्मिनल अस्त व्यस्त हो गया। सशस्त्र पुलिस विशेष बलों ने व्यवस्था बनाए रखी। चूंकि टर्मिनल में कई मीडियाकर्मी और प्रशंसक मौजूद थे, इसलिए हवाई अड्डे पर गोलीबारी की खबर दुनिया के हर कोने में तुरंत फैल गई। आज के समाज में गोलीबारी और आतंकवादी हमले कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इस घटना का उल्लेखनीय होना यह था कि यह माई झेंग के प्रशंसकों के बीच घटी। माई झेंग का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और प्रशंसकों ने अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए उनके वीबो पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी बीच टर्मिनल के अंदर निंग जिहुआ के आदमियों ने तीनों अपराधियों को बाहर निकलने से पहले ही रोक लिया। जबरदस्त झड़प हुई और विशेष बलों के पहुंचने से पहले ही एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और तीसरे को गोली लग गई। काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने उन्हें एक सेडान कार में बिठाया और विशेष बलों को बाल बाल बचाते हुए तेजी से कार में बैठकर भाग गए। विशेष बलों को संदेह था कि वे एक सक्रिय आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं और उन्होंने पीछा शुरू करने के लिए मुख्यालय से संपर्क किया। म्याओ म्याओ। वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए बेतहाशा चिल्ला रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसका चिल्लाना कितना व्यर्थ था, क्योंकि म्याओ म्याओ उसे सुन नहीं सकती थी। म्याओ म्याओ अब कहाँ है? यूनिया ने एलन से पूछा। आप रुकिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पहचानना मुश्किल है। अरे यार, मेरे सिस्टम में गड़बड़ हो गई है, भीड़ होने पर यह खराब हो जाता है। आह! लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। यूनिया हवाई अड्डे के टर्मिनल में खड़ी थी और खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही थी। म्याओ म्याओ। वह न सुन सकता था, न बोल सकता था, इतना मासूम था। अगर उसे प्यास या भूख लग जाती तो क्या होता? अगर उसकी मुलाकात किसी बुरे इंसान से हो जाती तो क्या होता? वह बेतहाशा भीड़ में से रास्ता बनाते हुए हताशा से खोजबीन कर रही थी। यानसोंग ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, याया, शांत हो जाओ। यूनिया ने उसे झटक कर दूर कर दिया। म्याओ म्याओ। उसने उसका नाम बुदबुदाया, मानो उसका पूरा शरीर एक आत्माहीन खोल हो। उसने एक युवक को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ी। म्याओ म्याओ। युवक मुड़ा और यूनिया को हैरानी भरे चेहरे से देखने लगा, जो तुरंत प्रशंसा के भाव से भर गया।
यूनिया ने उसे गुस्से से धक्का देते हुए कहा, तुम मेरे म्याओ म्याओ नहीं हो। बिना सिर वाली मक्खी की तरह वह भीड़ में बेचैनी से खोज रही थी। जब भी उसे कोई उससे मिलता जुलता व्यक्ति दिखता वह दौड़कर उसके पास चली जाती। यानसोंग ने यूनिया को इतना बेकाबू कभी नहीं देखा था। उसका दिल दर्द से भर गया। उनके साथ बिताए सुखद पलों ने उसे घमंड से यह विश्वास दिला दिया था कि वह यूनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि वह म्याओ म्याओ के बराबर कभी नहीं हो सकता। फिर उसने व्यंग्यपूर्वक खुद पर हंसते हुए कहा, यानसोंग, ओह यानसोंग, क्या तुम सचमुच म्याओ म्याओ से जलते हो? क्या तुम इंसान भी हो? वह याया का जुड़वा भाई था जिस पर वह जीवनयापन के लिए निर्भर थी, एक तरह से इस दुनिया में उसका एकमात्र परिवार और उसका भावी जीजा। इसके अलावा दूसरे पक्ष का जीवन दांव पर लगा था। वह किस तरह की ईर्ष्या पाल रहा था। यानसोंग ने उसे गले लगा लिया और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। यूनिया ने उसकी बाहों में छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सकी। उसकी छाती से मजबूती से लगी यूनिया हाफती और थकी हुई उस पर झुक गई। म्याओ म्याओ, म्याओ म्याओ कहाँ है? वह अपने आंसू रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। वह बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि म्याओ म्याओ उसे फिर से छोड़कर चली गई है। वह उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह जरूर पागल हो जाएगी। यानसोंग ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम म्याओ म्याओ को जरूर ढूंढ लेंगे। घबराओ मत, मैं अभी अपने चचेरे भाई से संपर्क करता हूँ। हांगकांग में उसका काफी प्रभाव है और वह म्याओ म्याओ को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेगा। अध्याय 488, शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 उभरती सुर्खियां _2। यूनिया ने बेताबी से सिर हिलाया, जल्दी करो, हमें जल्दी करनी होगी। उसे डर था कि अगर जरा सी भी देर हुई तो म्याओ म्याओ को तंग किया जा सकता है। म्याओ म्याओ का एक बाल भी टूट जाए तो उसे बहुत दुख होगा। यानसोंग ने अपने चचेरे भाई रुवान सोनशी को फोन किया, जो हांगकांग के सबसे धनी रुवान परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और हांगकांग में उनका काफी दबदबा था। कानूनी और गैर कानूनी दोनों क्षेत्रों में प्रभावशाली होने के कारण यानसोंग ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की और रुवान सोनशी ने उन्हें हवाई अड्डे पर इंतजार करने के लिए कहा और तुरंत उन्हें लेने के लिए एक कार की व्यवस्था की। कुछ ही देर में उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी और रुवान सोनगक्सी की सहायक खुद उन्हें लेने आई। युवा स्वामी महोदय ने मुझे आपको लेने के लिए कहा है। सहायक ने आदरपूर्वक कार का दरवाजा खोला। उसकी निगाहें बिना किसी भाव के यूनिया पर टिक गईं। यानसोंग ने यूनिया को पकड़कर कार में बिठाया। गाड़ी रुवान ग्रुप बिल्डिंग के सामने रुकी और सहायक उन्हें एक बैठक में ले गया। चाय पेश करते हुए बोला, सर जी बैठक में हैं, उन्होंने मुझे आपका अच्छे से ख्याल रखने का आदेश दिया है। मालिक जी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। किसी की तलाश करना बेहद जरूरी था, वे इंतजार नहीं कर सकते थे। यानसोंग के कुछ बोलने से ठीक पहले दरवाजा खुला और एक साफ सुथरा सूट पहने हुए आदमी अंदर आ गया। छोटी सोंग, यह अच्छी बात है कि तुम अब भी अपनी चचेरी बहन को याद करती हो। मुझे तुम्हें ध्यान से देखने दो, इतने साल हो गए हैं, क्या तुम लंबी हो गई हो? यूनिया ने नए आने वाले व्यक्ति की ओर देखा। लगभग 30 वर्ष की आयु के उस व्यक्ति ने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके नीचे सफ़ेद कमीज थी और उसने टाई नहीं पहनी थी। उसकी कमीज के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे वह युवा और फैशनेबल दिख रहा था। साथ ही उसका अंदाज सहज और तनाव मुक्त था। उसका आकर्षण बेमिसाल था। हर हरकत में एक परिपक्व व्यक्ति का संयम और शालीनता झलकती थी, साथ ही युवावस्था की सहजता भी। पहली नज़र में वह किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की तरह नहीं, बल्कि कैटवॉक पर चलती हुई किसी मॉडल की तरह लगते थे। यानसोंग ने नवागंतुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चचेरा भाई बहन। रुवान सोनगक्सी फुर्ती से चलकर आए और यानसोंग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, वाह वाह, तुम तो अपने चचेरे भाई से भी लंबे हो गए हो, बहुत बढ़िया। फिर स्वाभाविक रूप से उसकी नज़र उसके बगल में बैठी लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी और उसकी बाहें हल्की सी ऊपर उठ गईं। ये हाव भाव कुछ हद तक चंचल प्रतीत होता था, लेकिन बिल्कुल भी अश्लील नहीं था, बल्कि इसमें अपनी एक अनूठी शालीनता थी। और ये खूबसूरत युवती कौन है? ये तो मानो किसी पेंटिंग से निकली हो। इसे देखकर तुम्हारे चचेरे भाई को लगता है कि उसकी पिछली सारी गर्लफ्रेंड बेकार थीं। यानसोंग तुरंत यूनिया के सामने आ गया और बोला, चचेरे भाई, मेरी ही लड़की पर बुरी नज़र डाल रहे हो तो सावधान रहो, वरना हमें परेशानी होगी। रुवान सोनगक्सी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, देखो तुम कितने परेशान हो। चचेरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वह मेरे टाइप की नहीं है, भले ही वह किसी दिव्य देवी जैसी दिखती हो। यानसोंग के इस चचेरे भाई के पास दौलत और रुतबा तो था ही साथ एक अमीर आदमी की आदतें भी थीं। वो एक रंगीन मिजाज का आदमी था, कभी एक ही औरत से दोबारा डेट नहीं करता था। उसे देश के पुरुषों ने सबसे योग्य कुंवारा घोषित किया था। अपने चंचल स्वभाव के बावजूद वो कुछ सीमाएं तय करता था, हमेशा सही तरीके से डेट करता था और जब उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती थी तो वो सौहार्दपूर्ण ढंग से रिश्ता खत्म करने के लिए पैसे देता था। फिलहाल वो हांगकांग की मशहूर और आकर्षक अभिनेत्री जू वेर के साथ डेट कर रहा था। उनकी डिनर डेट्स अक्सर सुर्खियों में रहती थीं। यूनिया ने इस आदमी के बारे में सुना था। हालांकि वह मनोरंजन जगत से जुड़ी नहीं थी, फिर भी यह आदमी हर दिन सुर्खियों में रहता था, लोकप्रिय युवा अभिनेताओं से भी ज्यादा आकर्षक। यूनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह यानसोंग का चचेरा भाई होगा। यानसोंग ने हल्की खांसी करते हुए कहा, अब मैं औपचारिक रूप से आप दोनों का परिचय करा देता हूँ। उसने यूनिया को बाहर खींचते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये खूबसूरत महिला, इनका नाम जी यूनिया है, ये मेरी प्रेमिका हैं। रुवान सोनगक्सी ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और यूनिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस जी, मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना था। चूंकि वह व्यक्ति यानसोंग का चचेरा भाई था, इसलिए यूनिया ने शिष्टाचार दिखाना उचित समझा। जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाली थी, यानसोंग ने रुवान सोनगक्सी का हाथ झटकते हुए कहा, अपनी होने वाली भाभी का फायदा उठा रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? रुवान सोनगक्सी ने हे की हंसी हंसते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया।
रुवान सोनगक्सी की ओर इशारा करते हुए यान सोंग ने यूनिया से कहा, यह मेरा चचेरा भाई रुवान सोनगक्सी है, इसे चचेरा भाई कहो। यूनिया ने चचेरी बहन कहकर पुकारा। उसका मन म्याओ म्याओ में डूबा हुआ था, जिससे उसका चेहरा काफी ठंडा और व्यवहार कुछ हद तक उदासीन लग रहा था। रुवान सोनगक्सी ने इसे दिल पर नहीं लिया। ठीक है, उस चचेरे भाई के फोन ने मेरा दिल खुश कर दिया। उसने अपनी जेब से एक लाल लिफाफा निकालकर यूनिया को देते हुए कहा, मिलन का उपहार है छोटी भाभी, कृपया इसे स्वीकार करें। यूनिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी मिलते ही वह उसे लाल लिफाफा क्यों दे रहा था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। रुवान सोनगक्सी ने मुस्कुराते हुए यान सोंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमारे छोटे सोंग से शादी नहीं करना चाहते। यूनिया ने ऊपर देखा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि तुम्हारी शादी तो कभी न कभी होनी ही है, इसलिए इस लाल लिफाफे को मत छोड़ो। अभी लो या बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है। ले लो, वरना क्या तुम कह रहे हो कि चचेरे भाई की तरफ से यह बहुत कम है। इतनी दूर आ जाने के बाद इसे स्वीकार न करना अनुचित होता। यूनिया ने उसे लेते हुए कहा, धन्यवाद चचेरी बहन। उसके गाल अभी भी गुलाबी थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाल लिफाफे के अंदर एक बैंक कार्ड प्रतीत हो रहा था। अध्याय 489, शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 उभरती सुर्खियां _3। रुवान सोनशी मन ही मन सोच रही थी कि उसका ये चचेरा भाई बचपन से ही एकदम शांत स्वभाव का था और उसे लगा कि चाची को उसके लिए पत्नी ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह लड़का चुपचाप घर में एक ऐसी लड़की को ले आएगा जो दिखने में, व्यवहार में और स्वभाव में इतनी बेदाग है कि अगर वह पहले से शादीशुदा न होती तो वह खुद ही उससे शादी का प्रस्ताव रख देता। ये वास्तव में एक ऐसा मामला था जिसमें सन्नाटा एक असाधारण आश्चर्य में बदल गया। यान सोंग ने मन ही मन सोचा, अब जब मैंने अपने चचेरे भाई का लाल लिफाफा ले लिया है तो अब से मैं उसकी सेवा में तत्पर रहूंगा। चचेरा भाई सचमुच प्रेम के मामलों में माहिर है, ये चाल बहुत कारगर रही। यूनिया ने दबे स्वर में उसकी आस्तीन खींची और तभी यान सोंग को उनके आने का असली कारण याद आया। उसने अपना चेहरा सीधा करते हुए कहा, चचेरे भाई, मैं इस बार इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। रुवान सोनगक्सी सोफे की ओर चलकर बैठ गई और उन्हें भी बैठने का इशारा करते हुए बोली, जल्दी मत करो, आराम से समझाओ। यूनिया का भाई आज हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लापता हो गया। हम उसे ढूंढने के लिए बेताब हैं, हम जल्दी क्यों नहीं करेंगे। रुवान सोनगक्सी ने सिर हिलाते हुए कहा, किसी को ढूंढना आसान है, मैं अभी लोगों को उसे ढूंढने का आदेश देता हूँ। यूनिया ने तुरंत कहा, मेरा भाई बहरा और गूंगा है और वह ज्यादा समझदार भी नहीं है, उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यूनिया ने उसे एक तस्वीर देते हुए कहा, यह मेरे भाई की तस्वीर है। उसने पायलट की वर्दी पहनी हुई है और उसकी लंबाई 182 सेंटीमीटर है। आपको उसे जल्दी ढूंढना होगा। बहरी और गूंगी है ना। रुवान सोनगक्सी ने यूनिया को एक और नज़र से देखा और फोटो खींची। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति एक युवक था जो देखने में बेहद युवा लग रहा था और उसकी शक्ल सूरत सामने खड़ी युवती से मिलती जुलती थी। उसने बिना सोचे समझे पूछा, तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है। 16। और तुम। रुवान सोनगक्सी ने संदेह से थोड़ा भौहें चढ़ाईं, वह 15 साल की भी नहीं है ना। यूनिया ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कहा, वह मेरा जुड़वा भाई है। रुवान सोनगक्सी ने सहमति में सिर हिलाया, सचमुच जुड़वा हैं। रुवान सोनगक्सी ने तस्वीर रखते हुए कहा, ठीक है छोटी बहन, चिंता मत करो, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी। मैं किसी को भेजकर तुम दोनों को घर ले जाऊंगी ताकि तुम आराम कर सको। छोटी सोंग यहाँ आ गई और मेरी माँ से मिलने नहीं गई। वो तो हर समय तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। यान सोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बार नहीं, जब समय मिलेगा तब मैं खास तौर पर चाची से मिलने आऊंगा। चचेरे भाई, मेरी जीवन भर की खुशी अब तुम्हारे हाथों में है। रुवान सोनगक्सी हंसते हुए सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अगली बार अपनी प्रेमिका को मेरी माँ से मिलने लाना। आज नहीं, आज अच्छा समय नहीं है क्योंकि वह घर पर खराब मूड में है। कहीं वह तुम्हें नज़रअंदाज न कर दे। मैं किसी को भेजकर आपको होटल तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही हमें वह मिल जाएगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। ली जिंग। रुवान सोनगक्सी ने दरवाजे की ओर से आवाज लगाई। यूनिया और यानसोंग की देखभाल करने वाला सहायक अंदर आया और बोला, सर, अब से तुम युवा मालिक के साथ साथ चलोगे। रुवान सोनशी के मुख्य सहायक के रूप में लीशिंग का चेहरा हांगकांग में सर्वविदित था। लीशिंग के साथ रहने से परेशानियों का सामना कम होगा। ली जिंग ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जी महोदय। रुवान सोनगक्सी जाने ही वाली थी कि उसने कहा, चचेरे भाई। वह मुड़ा और बोला, छोटी सोंग, अब क्या हुआ। यानसोंग ने यूनिया का हाथ पकड़ते हुए फुसफुसा कर कहा, चचेरी बहन, क्या तुम यूनिया और मेरे प्रेम प्रसंग को अभी के लिए गुप्त रख सकती हो। तुम्हारे अलावा किसी को मत बताना। रुवान सोनगक्सी की नज़र उनके आपस में गुथे हुए हाथों पर पड़ी और वह हंसते हुए बोला, क्या किसी खूबसूरत लड़की को सुनहरे घर में छिपाने की योजना बना रहे हो। यानसोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चचेरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो। हम अभी बहुत छोटे हैं और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए इसे घोषित करने से पहले थोड़ा इंतजार करना बेहतर है। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारा राज रखूंगा, लेकिन शादी की शराब पीने के समय मुझे मत भूलना। यानसोंग हंसते हुए बोली, बेशक, मैं अपने चचेरे भाई को कैसे भूल सकती हूँ। रुवान सोनगक्सी के जाने के बाद यूनिया को एक फ़ोन कॉल आया। निंग जिहुआन कुछ लोगों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। यूनिया और यानसोंग ने दफ्तर छोड़ा और अपनी मंजिल की ओर जाने वाली कार में बैठ गए। एक एकांत चर्च का पिछवाड़ा। काले कपड़े पहने दो लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उन्हें जमीन पर फेंक दिया गया था। निंग जिहुआ और अंकल चांद पास ही पहरा दे रहे थे। यूनिया ने किसी को मुंह से कपड़ा हटाने का इशारा किया। दोनों लोगों के चेहरों पर पानी से भरा एक बेसिन छिड़का गया और वे दोनों, जिन्हें पीटा गया था और जिनके चेहरे पर चोट के निशान थे, जाग गए।
यूनिया आगे बढ़ी और एक आदमी के चेहरे पर पैर रखते हुए बोली, बोलो, तुम्हें ऐसा करने का निर्देश किसने दिया? उनकी सौम्य आवाज के बावजूद उसमें कुछ ऐसा था जो अकथनीय रूप से भयावह था। उस आदमी ने अपने दांत भींच लिए और बोलने से इनकार कर दिया। यूनिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, काफी कठिन है, लेकिन देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाते हो। अचानक ही उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू प्रकट हुआ, जो आम चाकुओं से अलग था। ये किसी सर्जिकल ब्लेड जैसा दिखता था। उसकी पतली उंगलियां उससे खेल रही थीं, जो उसकी उंगलियों पर तेजी से घूम रही थीं। देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके कपड़े उतार दो। यान सोंग ने कुछ नहीं कहा और भौहें चढ़ा लीं। तभी निंग जिह्वा पास आए और 2 झटपट हरकतों में उस आदमी के कपड़े उतारकर उसे सिर्फ उसके अंडरवियर में छोड़ दिया। यान सोंग आगे बढ़ा और यूनिया की आंखों को ढकते हुए बोला, मुझे करने दो। यूनिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, भाई यान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे असल में देखें, मैं वास्तव में कैसी हूँ। अध्याय 490। शरद ऋतु के बाद हिसाब चुकता करने वाली 140 उभरती सुर्खियां _4। वह चलकर पास गई और फर्श पर लेटे हुए नग्न व्यक्ति को नीचे देखा। उसकी आंखें उदासीन और बर्फीली थीं, किसी भी भावना से रहित थीं। उस आदमी का डर और बढ़ गया और वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या? तुम क्या करने वाले हो? यूनिया के पतले होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने अपना हाथ उसकी थोड़ी पर रखा और कुशलता से उसे हटा दिया। अपनी पीड़ा में अपनी जीभ मत काट लो, क्या ये व्यर्थ प्रयास नहीं होगा? उसे मेरे सामने पलट दो। यूनिया ने जो भी कहा हो, निंग जिहुआन ने उसकी बात मान ली। उस आदमी को पलट दिया गया, जिससे उसकी पीठ दिखाई देने लगी। यूनिया की आंखों में धीरे धीरे खून की एक झलक उभर आई। चाकू का घाव गहरा नहीं था, खून की एक बूंद भी नहीं निकली। उस आदमी को दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि हल्की ठंडक का एहसास हुआ। क्या ये काफी है? बिल्कुल भी काफी नहीं। यान सोंग की भौहें और भी तंग गईं। यूनिया क्या कर रही थी? अचानक उस आदमी ने एक भयानक चीख मारी। उसका शरीर छटपटाने लगा और निंग जिहुआन ने आदमियों को उसके अंगों को पकड़ने का आदेश दिया, ऊपर से नीचे तक, एक सहज गति में। चीखें एक के बाद एक गूंज उठीं। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया। अंकल चांग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। निंग जिहुआन की निगाहें यूनिया की ओर उत्साह और प्रशंसा से भरी हुई थीं। यान सोंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं। यूनिया ने अपने द्वारा उतारी गई चीज को पहले से ही अचंभित एक अन्य व्यक्ति के सामने फेंक दिया और धीरे से पूछा, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? वह आदमी डर से कांपते हुए खुद को गंदा कर बैठा था। यूनिया उसके सामने उकड़ू बैठ गई, हल्के से हंसते हुए बोली, बताओ, इसके पीछे कौन है? हम ये भाई किंग थे, उन्होंने हमें ऐसा करने को कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। यूनिया ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, भाई किंग कौन है? और आपने उनका अपहरण क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता, उस आदमी ने कहा और फिर बेहोश हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह महज एक चमचा था, जिसकी मुख्य विभाग तक कोई पहुंच नहीं थी। वह केवल एक संदेशवाहक था। यूनिया ने निंग जिहुआन की ओर देखते हुए पूछा, भाई किंग कौन है? निंग जिहुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किंग भाई उत्तर से आया है, एक क्रूर और खून खराबा करने वाला आदमी। वह आपके भाई का अपहरण क्यों करना चाहेगा? ये थोड़ा दूर की बात लग सकती है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे किसी धनी व्यक्ति ने काम पर रखा हो। क्या पहले समूह के सदस्यों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है? यूनिया ने पूछा। निंग जिहुआ के पतले होंठ हल्के से ऊपर उठे, अंदाजा लगाओ कि यह कौन है? यूनिया की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। पेई किंगहान। निंग जिहुआ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी मजेदार नहीं। पेई किंगहान के अलावा देश में इतना प्रभाव और किसका हो सकता था? युनशु दूर दूर तक देखकर मामले को पेचीदा नहीं बनाना चाहती थी। ये वही रही होगी जिसने पेई किंगहान को इस काम के लिए चुना होगा, लेकिन भाई किंग के लोग भी इसमें क्यों शामिल थे? क्या उसके पीछे कोई और भी हो सकता है? आखिर वह कौन था? यूनिया को ऐसा लगा जैसे वह घने कोहरे से घिरी हुई है, और संकट न केवल युनशु से उत्पन्न हुआ प्रतीत हुआ, बल्कि परछाई में छिपी एक काली शक्ति से भी उत्पन्न हुआ जो उसे और म्याओ म्याओ दोनों को निशाना बना रही थी। अंकल चांग ने आदमियों को उन दोनों को ले जाने का आदेश दिया। जाने से पहले उन्होंने निंग जिहुआन को भी अपने साथ खींच लिया, और हालांकि निंग जिहुआन अनिच्छुक था, अंकल चांग निश्चित रूप से उसे वहां रुकने और तीसरा पहिया बनने नहीं देना चाहते थे। जब यूनिया गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी आन सोंग उसके पास आया और अगले ही पल उसे पीछे से गले लगा लिया गया, और वह व्यक्ति अपना सिर उसकी गर्दन में दबाकर उसकी खुशबू को सूंघने लगा। यूनिया थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। भाई यान, क्या आप डरे हुए हैं? मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं एक बुरी लड़की हूँ, जैसा कि आपने देखा। आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे। पुरुषों को दयालु और पवित्र लड़कियां पसंद होती हैं, भला कोई उसकी जैसी क्रूर और निर्मम लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? अगर भाई यान इस वजह से उससे नफरत करने लगे तो म्याओ म्याओ के गायब होने के कारण वह कुछ हद तक अपना संयम खो बैठी थी, अन्यथा वह भाई यान को अपना ये पक्ष नहीं दिखाती, और तो और वह मानसिक रूप से भी इसके लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में हर समय क्या चलता रहता है? यान सोंग ने अपना शरीर घुमाकर उसकी ओर देखा और गंभीर चेहरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूं जैसे तुम हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? यूनिया ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, भाई यान, आपका स्वाद तो वाकई लाजवाब है। यान सोंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और अपने बालों को सहलाते हुए बोली, मेरी पसंद काफी तीखी है, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? यूनिया के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, जितना मजबूत होना जरूरी हो। यूनिया के शब्द खत्म होते ही यान सोंग के चुंबन ने उसे चुप करा दिया, एक ऐसा चुंबन जिसे वास्तव में भावुक चुंबन कहा जा सकता है। जी यूनम्याओ ने अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए बाथरूम की ओर दौड़ लगाई। उसे छिपने की जरूरत थी ताकि याया के मिलने तक वह दोबारा बदमाशों के हाथों में ना आ जाए। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कोने में दुबक कर अपना सिर पकड़ लिया।
अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक बहुत ही मधुर आवाज आई, हे जी यूनम्याओ, मुझे पता है तुम अंदर हो, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। मौन आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।